आज की क्लास के अंदर हमने दो तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो सर अली और सर हसीब आ जाए, तो उसके बाद जो है हम लीडर स्टूडेंट्स को जो हमारा आखिरी क्लास में रह गया था असाइन करना लड़कों ने, वो हम कर लेंगे जब तक और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट्स के सवाल हो, लीडर स्टूडेंट्स को मैं 2 दफ़ा स्टेज पर बुला चुका हूँ, तो आप लोगों को खुद लीडर स्टूडेंट से कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा लीडर स्टूडेंट ढूंढता ढूंढता आपके पास आएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, किस किस को ढूंढें। उसके अलावा लीडर स्टूडेंट्स में बहुत सारे लीडर स्टूडेंट्स से सीनियर स्टूडेंट्स को भी सेलेक्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि लीडर स्टूडेंट्स के साथ साथ सीनियर स्टूडेंट्स भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। बट वही चीज़ है कि इतनी बड़ी क्लास में जिसका प्रॉब्लम है उसको ढूंढना वो पॉसिबल नहीं है। तो जिनका प्रॉब्लम है उनको खुद सीनियर स्टूडेंट या लीड स्टूडेंट से मिलना होगा, फिर वो जो है आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। अगेन, कोई भी प्रॉब्लम पूरी पूरी सॉल्व करके नहीं देंगे, उसका सोल्यूशन, उसका तरीक़ेकार बता देंगे। या जो है अगर कोई बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो बग्स आए हुए हैं, बहुत सिंपल से एरर है, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। बाकी प्रोजेक्ट बनाने की जहाँ तक बात है, वो तो आप लोगों ने खुद बनाना होगा। एक और चीज़ आज की क्लास में मैंने करनी है, वो चीज़ ये है कि आप में से बहुत सारे लोग हो गए डीलर। हमने पिछली 2 क्लासों में क्या पढ़ा था? एपीआई। तो अब मैं क्या करूँगा कि उससे रिलेटेड जो पढ़ा चुके हैं, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से रैंडमली सवाल करूँगा, और जिसको जवाब नहीं आएगा उसका नाम हम नोट कर लेंगे रोल नंबर के साथ, और फिर उनको हम वार्निंग वाली लिस्ट में डाल देंगे। क्यों नहीं पता? क्योंकि घर में करा नहीं। और सवालात हम इतने मुश्किल नहीं पूछेंगे, सिंपल सिंपल से सवाल होंगे। लेकिन मसला ये है कि रैंडमली, मतलब किसी के ऊपर भी आ सकता है। ये बीच बीच में बैठता है ना, वो बच जाता है। सर वो लाइट नहीं लेके आते ना, लाइट नहीं ला रहा ना मैं, लेजर लाइट, इसलिए बच जाता है। तो उनको हम जो है मोस्टली टारगेट करेंगे। और पीछे वाले भी ज़रा हम जो है, हमारे पास लीडर स्टूडेंट्स भी है ना, उनको भी हम जो है यूटिलाइज करेंगे और बोलेंगे भाई अपनी टीम में सब किसी से सवाल पूछें। तो इस तरह का सिलसिला हम इस क्लास से शुरू करेंगे। क्लास में हमने पढ़ा था आखिर में सैनिटी। आज की क्लास में जो है हम सैनिटी को कंटिन्यू करेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? सैनिटी को हम कंटिन्यू करेंगे और जो है आगे की चीज़ें कवर करेंगे उसके अंदर। पहला सवाल, अच्छा हैंड माइक है हमारे पास? हैंड माइक चाहिए होगा। इनसे रैंडमली सवाल करते हैं। और माइक पे सवाल करेंगे ना। नीचे उतर गए। अच्छा जी, तो सर दानियाल आ रहा है आप लोगों के पास? तो जिनकी सर दानियाल से दोस्ती है वो बच जाएंगे। जो सर दानियाल को कुछ खाना पीना खिलाते रहता है वो बच जाएंगे। जिनकी दुश्मनी है वो फिर। अच्छा जी, तो आप पहले माइक दे दें किसी को, ताकि जो है फिर मैं सवाल करूँ। अच्छा चला रहे, ठीक है, तो दे दिए। जब तक मेरा लैपटॉप भी खुल गया। और सिंपल से सवाल होंगे जो कि बिल्कुल बेसिक, लेकिन पिछली क्लास से रिलेटेड। ब्लू कलर की शेरवानी, सेकंड सेकंड लाइन जी, आप ही हैंड रेस करें पहले। हाँ, ये CMS की फुल फॉर्म क्या है?
इनको माइक दे दे। ये सेकंड वाला, सेकंड ये जी। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, आरिफ भाई, ये CMS की फुल फॉर्म क्या है? कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। सर बता भी रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे। इनको मैनेजमेंट सिस्टम तक की आवाज आई और पहले वाले वर्ड का थोड़ा बहुत आवाज आई, तभी इन्होंने बता दिया। अच्छा, कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, जो इनको बताएगा ना जब आप अगली बारी उसकी होगी। क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कंटेंट को मैनेज करने के लिए कुछ होता है। चलो, इनका जो है ना 50-50 चल रहा है, मतलब ये सेंटर में। अगला जो मैं सवाल करूंगा ना, अगर गलत जवाब दिया तो आपका नाम लिख लेंगे वार्निंग वाली लिस्ट में, तो उस सर दानियाल आपका कार्ड ले लेंगे, बाद में आपको दे देंगे, बट वो नाम आप लिख लेंगे हम अपने पास का। ठीक है? और फिर वार्निंग से हम दोबारा पूछेंगे, फिर भी नहीं किया तो फिर ब्लैक लिस्ट। हम कौन सा हेडलेस CMS यूज कर रहे हैं? सर अब लड़कियों से सवाल कर। ले लो कार्ड। यहाँ से लड़कियों से बड़ी आवाजें आ रही हैं, तो इनसे पूछता हूँ। यहाँ से भी आ रही है, तो यहाँ पे लेंगे वापस। सर आप खुद ही दे देंगे फिर, जो आपको लगे ज्यादा शोर करती है उनको दे दें। वो कह रही होंगी मैं तो बोलती भी नहीं हूँ कुछ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरमीन। अरमीन। API क्या है? API जो बताएगा वो भी फंसेगा, तो सर दानियल आप देखते रहे, आसपास वाले ना जो बता रहे हो उनको फंसाएंगे जी। जैसे हम पैकेजेस में यूज करते हैं, जैसे हमने बुक की API, जैसे उसका पूरा डेटा निकालना है तो हम API यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे हमें बहुत सारा लिखना, उसका टाइटल, ऑथर सब हमें पता चल जाएगा API से। API से हमें बुक टाइटल और वो पता चल गया था, बुक के बारे में पता चल गया था। कर लेते हैं सर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है इन्हें आता है लेकिन बताना नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, आप आगे माइक दे दें, ये आपके आगे जी बताएं। API बेसिकली दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी हमें डेटा गेट करना होता है, हम उसका अपडेट भी करवा सकते हैं, डेटा पोस्ट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में उसका डेटा गेट किया था बुक्स का डेटा, उसमें हमने बुक्स का डेटा गेट करके वेबसाइट के थ्रू आइटरेट करवाकर वो कंसोल पे सारे बुक्स का डेटा शो करवाया था, हम डेटा गेट भी कर सकते हैं। और दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाने के लिए हम API का यूज करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है सुनिए आपने, वापस दोनों में क्या है सिंपल सी डेफिनेशन? बिल्कुल सही बात आया इन्होंने। डेटा को फैच करने के लिए हम API को यूज करते हैं। डेटा को फैच करने के लिए API को यूज करते हैं, ये तो एक उसका वो हो गया, लेकिन मैं इस चीज से API को डिफाइन नहीं कर सकता। डेटा फैच करने के लिए बहुत चीज है, वाई API। इन्होंने और भी कुछ अल्फाज यूज करे थे कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए, किसके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए? सर्वर के लिए। सर्वर के लिए। सर्वर और सिस्टम के लिए। अगर आप सुन के जवाब देंगे ना, मैं सवाल पे सवाल करूंगा उसी को, जैसे ये सुन के जवाब दे रहे थे ना जी।
एपीआई कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। किसके दरमियान? मतलब मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो ये हम दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। एपीआई किसके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है? कि दूसरे को डेटा का पता चल जाए। किसके दरमियान? सर्वर के थ्रू। नहीं, ये बस नहीं। ये बस में कार्ड किसी दो, सॉफ्टवेयर की सिंपल अल्फाजों में किसी भी दो कंप्यूटर के दरमियान, किसी भी दो सर्वर के दरमियान, किसी भी दो सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम जो है एक सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजते हैं दूसरे सिस्टम को, दूसरे कंप्यूटर को, क्योंकि जो डेटा रखा है ना वो दूसरे कंप्यूटर में रखा है। तो जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके लिए दूसरे कंप्यूटर में डेटा रखा, उस दूसरे कंप्यूटर से डेटा निकालने के लिए, अपने कंप्यूटर में लाने के लिए हम एपीआई का यूज करते हैं। अच्छा माइक, मैंने आपसे बोला एपीआई के बारे में, अब क्लियर है? मैंने एपीआई के बारे में ये बोला किसी भी दो सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एपीआई यूज होता है। और कम्युनिकेशन क्या मतलब? मैं एपीआई के थ्रू किसी दूसरे कंप्यूटर से डेटा फेच कर रहा हूं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। या मैं अपने कंप्यूटर से कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूं दूसरे कंप्यूटर में, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है? अच्छा माइक दे दिया। नाम क्या आपका? अरसलान। जी अरसलान। अरसलान। अरसलान भाई आप ये बताएं कि हमने डिस्कस किया एपीआई के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, और हमारा जो डेटा रखा हुआ है वो दूसरे कंप्यूटर में रखा हुआ है। ठीक है? हमने यहां से इस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजी दूसरे कंप्यूटर में, और दूसरे कंप्यूटर से डेटा फेच किया। अच्छा, दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा रखा है, अब मैं कंप्यूटर का वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा दूसरे सर्वर पे जो डेटा रखा है। सर्वर भी कंप्यूटर है बट आप समझने के बड़ा सिस्टम है। ठीक है? डेटा उस सर्वर पे कहां पे रखा होगा? क्या हमने टेक्निकल वर्ड यूज किया था डायग्राम बनाते हुए, और मैंने बताया था भाई यहां डेटा रखा होगा। डायग्राम के अंदर मैंने बताया था एक हमारे पास ब्राउजर है, एक सर्वर है, और सर्वर के पास एक और चीज है जहां डेटा रखा होगा। हाँ वो जहन में नहीं था। हाँ तो मुझे भी पता है। नहीं आया? अच्छा डेटा आता है उसके नाम में, सीख जाए। नाम में डेटा आता है, बहुत आसान सा नाम है डेटा। उन्होंने डेटा बोल के माइक बंद कर दिया, क्या आगे का नाम ही ना पता चले। डेटा सर बे आ गया बस यही सही बोल दिया इन्होंने, सदागल सही बोल दिया इन्होंने। डेटा डेटाबेस। डेटाबेस। अच्छा ये इन्होंने सुन के मेरे ख्याल से जवाब दिया। डेटाबेस की स्पेलिंग बता दे तो फिर मैं समझ जाऊंगा। DATA बेस। सही बताइए। चलिए ठीक है, आता है भाई। अच्छा अगली दफा सर गाने हम जो टारगेट करेंगे ना, अभी तो आप बैठिए, अगला जो हम टारगेट करेंगे ना वो बीच बीच में से करेंगे। मतलब आप माइक दे देगा, वो पास पास करते हुए बीच में आ जाएगा किसी के पास, तो बीच वाले बच जाते और ये पीछे वाले बच जाते। लड़कों में तो नहीं है कोई पीछे, लड़कियों में जो पीछे है वो बच जाते हैं। अच्छा जी स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ अपनी। तो सैनिटी का हमने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने बताया कि सैनिटी यूज करेंगे। कंटेंट मैनेजमेंट। अच्छा वेबसाइट के अंदर कंटेंट क्या होता है? इमेजेस टेक्स्ट
हमने कहा कि भाई सैनिटी जो है वो क्या है, एक हेडलेस सीएमएस है। सीएमएस का मतलब, हेडलेस को बाद में समझेंगे। सीएमएस का मतलब ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब कि हमारी वेबसाइट में जो भी कंटेंट होगा, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट हो गया, हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ हो गया, जितना भी कंटेंट है हमारी वेबसाइट में, वो हमारे पास हम कहाँ रखेंगे, सीएमएस के अंदर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों? ताकि नॉन टेक्निकल बंदे को अगर कोई हेडिंग अपडेट करनी हो, पैराग्राफ अपडेट करना हो, उसको कोड में ना जाना पड़े। वो क्या करे, सीएमएस के अंदर जाए और वहां पे चेंज करे, तो वो वेबसाइट पे भी खुद ही शो दे। ठीक हो गया। हेडलेस का क्या मतलब है? बिना सर का बंदा। कौन सी क्लास है आज? 13 ओ भाई बहुत कम क्लास है अभी। कितनी है सर? हमने 15 क्लासों तक खत्म कर लेना है डेवलपमेंट को, कोशिश करते हैं। मुश्किल है। सीएमएस वाला कंटेंट है भी, हेडलेस सीएमएस वाला। उसके बाद कैशिंग वगैरह और ये सारी चीजें हैं। फिर देखते हैं क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं। कैशिंग है, सर्वर एक्शंस है, सीडीएन है, सर्वरलेस है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक और महीना चाहिए। सुपर बेस नहीं करेंगे। तो 15 क्लासों में हमने टारगेट ये रखना है कि खत्म हो जाए। बाकी हमें जो है, क्योंकि कुछ क्लासें पीछे चल रही हैं, पीछे चलने से बता उनकी कम क्लासें हुई हैं, छुट्टियां हुई हैं या कुछ ऐसे मसले हुए हैं, तो सारी क्लासें एक साथ ऑफ होती हैं। तो शायद हमें 15 क्लासों से ज़्यादा ही मिल जाए, और अपने दिमाग में रखना है 15 क्लास में। अच्छा जी, प्रोजेक्ट बनाते हैं npx create -next -app स्पेस डॉट। लास्ट टाइम नेक्स्ट ईयर 15 में हमने हेडलेस सीएमएस किया था ना? यस सर। हो गया था। हाँ, इंस्टॉलेशन करने के लिए दी थी मैंने। कितने लोगों ने इंस्टॉलेशन करी है? आपने नहीं करी? आपने करी होती मैं कार्ड वापस दे देता। अच्छा, पिछली क्लास में नहीं आया था, तो इसका मतलब आपने करके आना था ना ऑनलाइन। सब चीजें अवेलेबल है भाई ऑनलाइन। टर्बो पैक को हम यस कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हमारी डेवलपमेंट के दौरान नेक्स्ट ईयर जो है वो फास्ट चलेगी। खैर मुझे तो इतना कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, शायद मैक के अंदर फास्ट चल रही हो, बट विंडोज़ के अंदर ऐसा कुछ इतना डिफरेंस नज़र नहीं आया। अच्छा जी, तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है। उसके बाद सैनिटी के जो इंस्टॉलेशन वाले स्टेप्स हैं, अभी तो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बना है, नेक्स्ट ईयर के अंदर हम सैनिटी को यूज करेंगे। अच्छा, हमारा टास्क ये है आज की क्लास का कि हमने एक जो है ना, जैसे एक वेबसाइट है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक इमेज है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, और आप अगर नोट करो ना, इस बटन के अंदर भी टेक्स्ट है। तो अगर किसी को टेक्स्ट यहाँ से चेंज करना है, क्लाइंट बोलता है भाई यहाँ आर सर्विसेज लिखा है, यहाँ लिखा होना चाहिए माय सर्विसेज, तो इसका भी हमें ऑप्शन देना होगा उसे। यहाँ गेट अ कोड लिखा हुआ है, यहाँ कह सकते हैं गेट कोटेशन। तो इस तरह का अगर कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो हमने क्लाइंट को वो भी फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी। तो जितना भी यहाँ पर, अच्छा ये छोटा सा एजेंसी भी लिखा हुआ है, तो हमारा टास्क ये है कि हमने एक सेक्शन बनाना है जिसके अंदर इमेज भी हो, वो सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी हो, उसके अंदर हमारे पास हेडिंग भी हो, पैराग्राफ भी हो, और एक बटन हो और बटन का टेक्स्ट हो। लेकिन सर अली ये ना टेबल्स वगैरह हटवाने हैं, तो वो एडमिन से पहले हटवा दें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने सैनिटी को यूज करते हुए
ऐसी चीज इंप्लीमेंट करनी है जिसके अंदर अगर कल को किसी ने इमेज चेंज करनी हो तो वो कोड में जाके चेंज ना करे, वो सैनिटी से चेंज कर ले। और सैनिटी अभी हम खोल के जब देखेंगे तो उसका जो इंटरफेस है वो बहुत आपके पास सिंपल सा है, आराम से कोई भी कंटेंट चेंज कर सकता है। इसमें बड़ा हुआ है एक के बाद अगर तो समझ आया क्या चीज अचीव करनी है? हमने ये चीज अचीव करनी है कि एक सेक्शन बनाना है, हीरो सेक्शन, जिसके राइट साइड पे इमेज हो, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट वगैरह हो, लेकिन इसका जो भी इसको हम कंटेंट कहते हैं, ये टेक्स्ट कंटेंट है, ये इमेज कंटेंट है, इसका जो भी कंटेंट है वो सैनिटी से आ रहा है। हम डायरेक्ट कोड में ना लिखें या अनलॉक योर ब्रांड्स, या हमारे पास सैनिटी से आ रहा है। अच्छा, सैनिटी दिखता किस तरह से? लास्ट क्लास में भी मैंने दिखाया था कि हमारे पास सैनिटी कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें जो है कोडिंग वगैरह जो है। अब क्लाइंट को जब आप कल को वेबसाइट बना के देंगे ना, तो क्लाइंट को अगर कोई कंटेंट चेंज करना होगा वो यहाँ से करेगा। जैसे उसको कोई सर्विस चेंज करनी है, पहली वाली सर्विस चेंज करनी है। अब देखिए यहाँ पे सारी फील्ड्स लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें हैं। एक टाइटल है आपके पास, उसके अलावा और नीचे आता हूँ, और नीचे आते हैं ये। अच्छा, ये वाली जो है ना, पहले मैं सर्विस खोल लेता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग है यहाँ पे, एक सेकंड, वीडियो प्रोडक्शन वाली खोलता हूँ। तो वापस आता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे। इसके अंदर सर्विसेज के अंदर अभी हमने कौन सी वाली खोली है? वीडियो प्रोडक्शन। अब क्लाइंट को कल को क्या करना है? इस वीडियो प्रोडक्शन के कुछ हेडिंग्स वगैरह चेंज करनी है, या ये टेक्स्ट ही चेंज करना है। ये वीडियो प्रोडक्शन लिखा है ना, इसकी जगह पे कुछ और लाना है। तो क्लाइंट जो है आपसे नहीं बोलेगा भाई कि जो है आप जाके ये चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेस दिया था हेडलेस सीएमएस का, जहां पे सारा कंटेंट रखा हुआ है। तो ये जो वीडियो प्रोडक्शन वाली चीज थी ना, वो ये लिखी हीरो टाइटल के अंदर, वीडियो प्रोडक्शन। तो कल को अगर क्लाइंट को चेंज करना होगा, वीडियो प्रोडक्शन को चेंज करेगा, वो वेबसाइट के अंदर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम नीचे आते हैं, यहाँ इमेज भी मिल जाएगी कुछ ना कुछ। ये इमेज है, इमेज को खोलते हैं, ये देखो। अब इमेज अपलोड करनी है, तो इमेज अपलोड करना, ये पहली वाली इमेज लगी हुई है, तो यहाँ पे क्लाइंट आराम से इमेज भी अपलोड कर सकता है। तो क्लाइंट को कोई कोड समझने की जरूरत नहीं है। जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी इजीली वेबसाइट का कंटेंट अपडेट कर सकता है। तो हमारा टास्क ये है कि सैनिटी को कॉन्फ़िगर करना है इस तरह से, हमारा कंटेंट सारा सैनिटी में रखा होगा, और हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन जो होगी उसको हमने सैनिटी के साथ क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए क्या चीज यूज होगी? एपीआईज। एपीआईज। सारा डेटा कहाँ रखा हुआ है? सैनिटी में रखा हुआ है। सारा कंटेंट सैनिटी में रखा हुआ है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट.जेएस पे है। तो सैनिटी से अगर मुझे डेटा फैच करना है तो उसके लिए मुझे एपीआईज यूज करनी होगी। अच्छी बात यह है कि सैनिटी हमें एपीआईज बना के दे। हाँ, वो एपीआईज का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अब हमने ये वाली चीज बनानी है। तो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट अगर मेरा बन गया है तो इसको हम खोल देते हैं, कोड स्पेस डॉट सैनिटी हमारे पास खुल जाएगा। इसको जरा राइट कर देते हैं। ओके, पेज.tsx में मैं आता हूँ, सारी चीज़ें हटा देता हूँ जो पहले से लिखी हुई थी। ग्लोबल सीएसएस में से भी हटा देता हूँ क्योंकि हम शुरू से कोड लिखेंगे। और उसके अलावा ग्लोबल सीएसएस के अंदर से भी सारी सीएसएस हटा दी, टेलवर्ड के अलावा। सेव करते हैं इसे भी। ओके, अच्छा जी,
तो ये तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट चल गया है। इसको अगर मुझे चलाना हो तो हम लिखेंगे npm run test। तो इससे हमारे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि पहले सैनिटी वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेगा फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अब सैनिटी को मैंने अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में पहले इंस्टॉल कराना पड़ेगा। इंस्टॉल कराने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड दी हुई है। अच्छा, आज हम एक और चीज करेंगे। क्या यूज करेंगे? चैट जीपीटी। क्यों यूज करेंगे? आगे चल के जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो सारी क्या होगी? नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे उर्दू या इंग्लिश, आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको यूज करते हुए आप प्रोग्रामिंग करोगे। मतलब आप बोलोगे लूप बनाओ, तो लूप का जो कोड है वो एआई बना के देगा आपको। और आगे चल के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अब वो कब इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कभी ना कभी तो इम्प्लीमेंट होगा। उसमें आप जो है अपनी इंग्लिश में आप लिख लोगे और बैकग्राउंड में, फॉर एग्जांपल टाइप स्क्रिप्ट है, बैकग्राउंड में वो सारा कोड टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर आपकी एप्लीकेशन बन गई। इस तरह की प्रोग्रामिंग होगी आगे चल के। तो हम क्या करें, अभी तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे। अभी हम क्या यूज करेंगे? हम चैट जीपीटी को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको समझेंगे कि भाई क्या लिख रहा है। तो हम चैट जीपीटी की भी हेल्प लेंगे और हम जो है सैनिटी को इम्प्लीमेंट। अच्छा, एक तरीका तो ये मैं चैट जीपीटी से बोलूँ, अच्छा मैं वर्जन ना 3.5 खोल लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास कौन सा वाला है, कौन सा होता है आप लोगों के पास? फोरो मिनी, फोरो होता है? तो क्या नहीं होता? अच्छा, वो वन नहीं होता बस। सही है यार, मतलब फिर मैं भी चले। तो हम इसी के साथ करते हैं। मैं ये सपोज कर रहा हूँ सबके पास ये वाला मॉडल होगा, चैट जीपीटी 4 अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और अब हमने क्या करना है? पहला काम, चैट जीपीटी हमने खोल लिया, अपने हथियार निकाल लिए। सैनिटी को इंस्टॉल करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैं इसी से पूछूं, एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा होता है। हम क्या करते हैं? पेनावर्स की रिपोजिटरी में जाते हैं, मैं सर्च करता हूँ पेनावर्स, सॉरी नेक्स्ट.js पेनावर्स। नेक्स्ट.js पेनावर्स जब मैंने सर्च किया तो हमारे पास ये रिपोजिटरी है, हमारे पास नेक्स्ट.js की, जो कि पेनावर्स की प्रोफाइल के अंदर लर्न नेक्स्ट.js रिपोजिटरी का नाम है। इसके नीचे मैं आता हूँ, या मुझे ढूंढना है हेडलेस सीएमएस का कौन सा स्टेप है? कौन सा स्टेप है? स्टेप 09। इस पर क्लिक करता हूँ। क्या बनना है हमें? हेडलेस सीएमएस क्या सिर्फ सैनिटी है? नहीं भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हम सैनिटी यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, वैसे तो बता चुका हूँ, ये हेडलेस का क्या मतलब है? नहीं होता जिसका। आपके पास नेक्स्ट ईयर से पहले बहुत सारे सीएमएस पहले से थे, जैसे वर्डप्रेस है। उसमें क्या होता है कि आपका कंटेंट भी वही मैनेज करता है, आपकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस ही बना के देते हैं, पूरी वेबसाइट बना के देते हैं बगैर कोडिंग के। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मतलब उसकी एसईओ अच्छी नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपको प्रोवाइड कर रहा है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छी है, एसईओ अच्छी है। तो हमने जो फ्रंट एंड है हमारी, जो यूजर को नजर आ रहा है फ्रंट एंड, वो हम चाह रहे हैं नेक्स्ट को कंटेंट मैनेज करने के लिए हम कोई सीएमएस यूज करें। और सीएमएस, अब क्योंकि हम सीएमएस जो यूज कर रहे हैं वो हमारा फ्रंट एंड बना के नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हेडलेस सीएमएस। मतलब अब हमारा सीएमएस जो है उसका हेड नहीं है, मतलब फ्रंट एंड नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट मैनेज करेगा। फ्रंट एंड हमारा नेक्स्ट होगा, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे एपीआई के थ्रू और यूज करेंगे। अच्छा,
मैंने खोल दिया, ये हमारा स्टेप है, नोट कर लो जो लोग पूछ रहे थे। स्टेप 09 के अंदर सैनिटी, ठीक है। पहला वाला जो स्टेप है इसको खोल लेते हैं, स्टेप 00 सैनिटी सेटअप। अच्छा, यहाँ सैनिटी का प्रोजेक्ट बना हुआ है पूरा, बट हम क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कमांड है। पहले नेक्स्ट फेज का प्रोजेक्ट बनाने की, वो हमने बना ली। अगली कमांड npm create, ये पूरा हमने कॉपी करी कमांड, यहां पर लाके मैं पेस्ट करता हूं। तो क्या कर रहा है ये npm create sanity, हमारे पास सैनिटी का प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहा है। माइनस माइनस टेम्पलेट का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो प्रोजेक्ट बनेगा वो क्लीन होगा, मतलब नया बिल्कुल क्या कहते हैं, उसमें कुछ भी बना बनाया नहीं होगा, हम शुरू से बनाएंगे सारी चीजें। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, हम बोल रहे हैं भाई एक प्रोजेक्ट बनाओ, उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये डबल कोट्स के अंदर लर्निंग सैनिटी प्रोजेक्ट, ये रहा लर्निंग सैनिटी प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो हर प्रोजेक्ट का नाम सेम तो हम रख नहीं सकते, हम इसका नाम हम चेंज करके कर देते हैं GIALC 1 डैश लेक्चर 13। तो ये मैंने नाम रखा है इसका, तो नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं जितने प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ सैनिटी के अंदर। तो ये नाम है, आधा नाम ऊपर है आधा नीचे है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। डेटा सेट क्या चीज़ है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट इसको हमने प्रोडक्शन कर लिया। मेरे ख्याल से ना भी लगाओ तब भी ये आपके पास चल जाएगा, बट एज इट इज कमांड मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, तो उसी को रहने देता है, एंटर दबाते हैं। अब ये सैनिटी मेरे नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करेगा। ठीक है, भाई प्रोसीड करना है, पॉइंट कर देते हैं यस। तो अब ये मुझसे कुछ सवालात करेगा, कुछ इंस्टॉलेशन करेगा। अच्छा, अभी मेरे पास नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई सैनिटी से रिलेटेड कोई फोल्डर बना हुआ है पहले से? नहीं है, कुछ भी सैनिटी से रिलेटेड नहीं है अभी तक। लेकिन जब हम इंस्टॉलेशन सारी कर लेंगे तो यहाँ सैनिटी से रिलेटेड फोल्डर्स भी आ जाएंगे। तो वापस आते हैं, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। जी दोबारा बोले। हाँ, गूगल से कर सकते हैं, गिटहब से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे पास सैनिटी का, अच्छा ये मेरा इंटरनेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसकी वजह से ये बंद हो गया, बट जो है चल जाएगा। अच्छा, सैनिटी जब आप पहली दफा यूज करते हो ना तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अब अकाउंट बनाने वाली जो चीज है ना वो मुझसे यहाँ पे जो है मुझसे बोलता है भाई आप लॉगिन तो कर लो। तो यहाँ पहले से मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए मुझसे पूछेगा नहीं, बट आप लोग जब इंस्टॉलेशन कर रहे ना तब ये आपसे पूछता है, लॉगिन करने का बोलेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं भाई, वो खुद ही ब्राउजर खोल देगा आपके लिए। मारो को गूगल से लॉगिन करना है, गिटहब से लॉगिन करना है, ईमेल से लॉगिन करना है, आप गूगल से लॉगिन कर लेना या साइन अप कर लेना, तो वो खुद ही हो जाएगा। तो इतनी मुश्किल चीज नहीं है लॉगिन वाला स्टेप। अच्छा, एक बार करना होता है जिंदगी में, फिर वो नहीं पूछेगा। Would you like to add configuration for Sanity project in this Next.js folder? इसको यस करूँ, नो करूँ? नो क्यों करूँ? कौन है भाई? नहीं, हम क्या चाह रहे हैं, हम सैनिटी को अपने Next.js के अंदर इम्बेड करना चाह रहे हैं। हाँ, उसमें फिर ये होगा, सैनिटी का प्रोजेक्ट अलग होगा, Next.js का अलग होगा। उन दोनों को कनेक्ट आप एपीआईज के थ्रू कर रहे होगे, लेकिन दोनों अलग अलग सेटअप होंगे। उसकी अगर आपने स्टार्ट करना तो उसको अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा, सैनिटी को, Next.js को अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो मैं एक तरीका बता रहा हूँ उसमें Next.js स्टार्ट करेंगे, सैनिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर हमने
नेक्स्ट ईयर के अंदर ही सैनिटी को कॉन्फ़िगर करना है। इसको मैं यस कर दूंगा, पहले वाले सवाल को यस कर देंगे। अच्छा, क्या कह रहा है भाई, बाद में पढ़ेंगे। डू यू वांट टू यूज टाइपस्क्रिप्ट? यस। अच्छा, ये शायद नेक्स्ट 15 का प्रॉब्लम आए तो वो हम यहाँ से देख लेंगे भाई क्या क्या चीज़ें करनी है। तो फिलहाल जब तक चल रहा है तब तक चला दें। ये इसका क्या मतलब है? वुड यू लाइक एन एम्बेडेड सैनिटी स्टूडियो? अच्छा, स्टूडियो क्या है? सैनिटी का स्टूडियो क्या है? डैशबोर्ड जो अभी मैंने खोला था ना ये वाली वेबसाइट का, ये इसको हम कहते हैं स्टूडियो। इसको आप डैशबोर्ड भी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन सैनिटी ने इसका नाम रखा स्टूडियो। तो वो बोल रहा है कि भाई आपने स्टूडियो जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर इम्बेड रखना है। इम्बेड से मुराद ये कि आप देख रहे हैं स्टूडियो में कैसे एक्सेस कर रहा हूँ। मैं स्टूडियो ऐसे एक्सेस कर रहा हूँ कि मैंने अपने अभी जब मैं एक्सेस करूंगा ना तो ऐसे करूंगा localhost 3000 /studio। तो localhost 3000 में हमारी नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन होती है और स्टूडियो के अंदर हमारा जो सैनिटी का डैशबोर्ड होगा वो हम रखेंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर ही इम्बेड होगी सैनिटी। वरना क्या होता है कि आपको localhost 3000 पे नेक्स्ट ईयर चल रही होती और यहाँ पे आते हैं localhost 8000 पे सैनिटी चल रही होती। तो ये अब इम्बेडेड नहीं है, सैनिटी अलग चल रही है, नेक्स्ट ईयर अलग चल रही है। बट हम चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर के अंदर ही सैनिटी चले, तो उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा यस। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि भाई आपने कहा है ठीक है इम्बेड करनी है, लेकिन आपको ये खोलना किसमें? स्टूडियो जो है आपको खोलना किसमें? हम किस में खोलते हैं अमूमन? localhost 3000/studio जब हम लिखते हैं ना अपने URL में तो सैनिटी खुल जाता है। अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं डैशबोर्ड रखूं तब खुले सैनिटी, तो आप वो कर सकते हैं। बट इस केस में हम स्टूडियो ही रखेंगे, तो यहाँ लिखा रहा है /studio, तो हम इसको बस डायरेक्ट एंटर कर देते हैं। वो कह रहा है भाई डिफॉल्ट आपके पास ये होता है, एंटर। हमने क्लीन प्रोजेक्ट बनाना है या ब्लॉग का पहले से बना बनाया प्रोजेक्ट? क्लीन हम बनाएंगे ताकि हम शुरू से सीखें सैनिटी। एंटर। वुड यू लाइक अ प्रोजेक्ट आईडी डेटा सेट टू .env फाइल? इसको हम कर देते हैं यस। अभी .env फाइल को भी डिस्कस करेंगे, यस कर देते हैं। अच्छा, ये जितने भी मैंने यस और नो करे हैं ना, ये सारे रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे लिखे हुए किसको यस करना है किसको नो करना है। इन केस आप भूल जाओ सर नो है नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वो पूछता है कि भाई लॉगिन का पूछता है पहली दफा में से, उसके बाद आपसे ये बोलेगा कुछ सवालात पूछेगा, यही सवालात मैंने अभी इनके जवाब दिए सबके। तो पहले वाले का जवाब मैंने यस दिया है, दूसरे वाले का भी यस दिया है, तीसरे वाले में, तो सारी चीजें यहाँ पे ये पूछता है। तो उनके साथ सबके जवाब मैंने यहाँ लिखे हैं। बस थोड़ा हमें वेट करना होगा, सैनिटी हमारे पास कॉन्फ़िगर हो जाएगा, इंस्टॉलेशन सारी हो जाएगी और फिर हम अपना नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इसने बनाई। तो इसमें बस समझने वाली, इंस्टॉलेशन के दौरान समझने वाली ये चीज़ है। स्टूडियो क्या है? स्टूडियो ये है जो अभी मैंने दिखाया था, स्टूडियो। पहली चीज समझ आ गई। इम्बेडेड का क्या मतलब है? हमारा जो स्टूडियो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर ही चले, इसका मतलब है इम्बेडेड। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या थी भाई? स्टूडियो हमने डिस्कस, हाँ, क्या हमारा जो भी स्टूडियो है उसका URL क्या रखना है? तो यहाँ हमने रखा है /studio। इसका मतलब ये है कि मैं लिखूंगा localhost 3000/studio, तो हम मेरे पास स्टूडियो मिल जाएगा। इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमारा सैनिटी इंस्टॉल हो रहा है, होने वाला है, जिसके अंदर ये हमारे पास कुछ फाइल्स वगैरह बनाएगा और कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करेगा, वो सैनिटी सेट हो जाएगा। हो गया। ये सक्सेस का मैसेज आना ज़रूरी है, नहीं आया तो इंस्टॉलेशन मतलब नहीं है, सक्सेस आना ज़रूरी है।
अच्छा, अब मैं अपना प्रोजेक्ट वापस खोलता हूँ। पहले हमने देखा था सैनिटी से रिलेटेड कोई चीज हमारे पास नहीं थी। अब वापस मैंने नेक्स्ट का प्रोजेक्ट खोला है, तो कुछ दिख रहा है सैनिटी से रिलेटेड? कहाँ दिख रहा है? अभी दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सब तो पहले से था। यूएनवी थोड़ा नीचे आते हैं। दो चीजें तो ऐड करी इसमें, sanity.cli.ts, sanity.config.ts। अच्छा, जब भी आप किसी फाइल का नाम कॉन्फ़िग देखें ना, तो समझ जाएगा कि वो फाइल जो है सेटिंग्स के लिए यूज होती है। तो ये sanity.config है, इसका मतलब ये है कि भाई ये सैनिटी की अगर मुझे कोई सेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ कुछ सेटिंग्स वगैरह मैं डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है कि हमारा जो खुले सैनिटी वो स्टूडियो पे खुले। सेटिंग्स अगर मुझे चेंज करनी है तो स्टूडियो से कॉन्फ़िग की फाइल से करते हैं। तो हमने टीएस कॉन्फ़िग भी देखी, हमने टेलविंड कॉन्फ़िग भी देखी, अब सैनिटी कॉन्फ़िग भी सेटिंग्स के लिए यूज होती है। अच्छा, हम सारी फाइल्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी समझ ही नहीं आएंगी। हम ऊपर आते हैं, एसआरसी के अंदर जाते हैं। एसआरसी के अंदर क्या चीज बन गई? एक सैनिटी का फोल्डर तो खुद ही बना दिया, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, सैनिटी के फोल्डर को खोलते हैं। यहाँ क्या क्या चीजें हैं? एक लिप का फोल्डर है, एक स्कीमा टाइप्स का फोल्डर है, एक env.ts है, एक structure.ts है। हमारे काम की कौन सा फोल्डर है? स्कीमा टाइप्स। अच्छा, इसमें हम जाएंगे, बट जो है फिलहाल ये बता रहा हूँ कि सैनिटी का इसने फोल्डर खुद ही बना दिया। कहाँ से हंसने की आवाज आ रही है? कम हंसे भाई। अच्छा, .env की फाइल जो है आपके पास, इसको डिस्कस करता हूँ। अभी तक और कुछ सैनिटी से रिलेटेड डिस्कस नहीं किया, सिर्फ कॉन्फ़िग की फाइल बोली मैंने कि भाई सैनिटी की अगर सेटिंग्स को चेंज करना है तो sanity.config से चेंज होगी। हमने कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको करना हो तो यहाँ से होगी। दूसरी चीज़ अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है .env क्या चीज़ है, और ये .env के अंदर लिखा गया है env की फुल फॉर्म इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आप गिटहब पर नहीं पब्लिश करना चाहते। जैसे हो सकता है आपके पास यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का पासवर्ड। अच्छा, इसको बनाते किस तरह से? जो ऊपर के दो बने हुए उनको हम इग्नोर करते हैं, वो सैनिटी ने बनाया है। अगर मुझे अपना कोई बनाना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट को भी समझते हैं, बट वेरिएबल को हमें पता है। सिंपल टाइपस्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते थे, एक वेरिएबल जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं। तो यहाँ मैंने पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया। अच्छा, पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे पास हो सकता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड हो जो अगर किसी को पता चल जाए तो वो मेरी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। पासवर्ड तो इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन ये पासवर्ड मुझे अपनी एप्लीकेशन में नेक्स्ट.जेएस में यूज करना है। मुझे ये पासवर्ड अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है कहीं ना कहीं, उसके बाद मेरी एप्लीकेशन चलेगी। दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि भाई ये जो पासवर्ड है ये किसी और को ना पता चले। अब गिटहब पे जब आप पासवर्ड वगैरह ऐसे ही पुश कर देते हो ना, तो मसला ये होता है कि गिटहब की प्राइवेट रिपोजिटरीज में से भी पासवर्ड निकल सकते हैं, हैकर्स निकाल सकते हैं। पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि प्राइवेट रिपोजिटरी है फिर भी किसी ने पासवर्ड निकाल दिया, उसमें लिखा हुआ है। पासवर्ड निकल गया तो वो तो फिर आपकी वेबसाइट को कंट्रोल करेगा। तो ऐसी चीजें जो कि आप चाहते हैं कि भाई गिटहब पे पब्लिश ना हो,
उसको हम सीक्रेट रखें अपने पास, तो उसके लिए आप .env की फाइल बनाते हैं। जैसे मेरे पास पासवर्ड की फाइल है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने पासवर्ड रखा है। अब जब मैं गिटहब पे पब्लिश करूंगा ना अपना प्रोजेक्ट, गिटहब पे जब मैं डालूंगा, तो उसके अंदर कौन सी फाइल नहीं जाएगी, .env की फाइल नहीं जाएगी। तो मोस्टली हमारे पास जो env की फाइल है वो आपके पास यूज होती है सीक्रेट्स को स्टोर करने के लिए। अच्छा, .env की फाइल मेरे पास लोकली रखी हुई, लोकली तो मसला नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है पूरा, लोकली मसला नहीं है। मसला तब है जब मैं गिटहब पे डालूंगा तो कोई मेरा पासवर्ड ना चुरा ले। गिट्टी किलोर कहाँ गए? तो इसलिए हम जो है .env की फाइल को गिटहब पे पुश नहीं करते। अब ये प्रैक्टिस है, .env की फाइल कभी भी गिटहब पे पुश नहीं होती। अच्छा, ये कैसे सेट करेंगे env की फाइल पुश ना हो? वही तो पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि भाई अब ये जो .env की फाइल है ना, इसको मुझे गिटहब पे नहीं पब्लिश करना। मैं चाहता हूँ जब भी मैं प्रोजेक्ट कुछ करूँ ना, ये वाली फाइल ना करूँ। तो क्या करते हैं, हमारे पास एक बनी बनाई फाइल होती है .git। इसका मतलब ये है कि हम गिट को बता रहे होते हैं कि भाई कौन कौन सी फाइल आपको इग्नोर करनी है, गिटहब पर नहीं डालनी। तो यहाँ पहले से लिखी हुई है सारी फाइल, और यहीं पे लिखी हुई है .env। env की जितनी भी फाइल्स होंगी वो भी गिटहब पे हुए नहीं डालेंगे, पहले से लिखी हुई है नेक्स्ट में। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे सीक्रेट्स हैं वो सेफ रहेंगे। अच्छा, इसको हटा देते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया .env का ये फायदा कि आप env की फाइल के अंदर वो वेरिएबल्स बनाते हैं जो कि आपको रखने हैं सीक्रेट, वो आप चाहते हैं कोई और ना एक्सेस कर सके। एक और काम है इसका, लेकिन वो हम जो है अभी जब कोडिंग करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सैनिटी ने दो वेरिएबल सेट करेंगे। ये सैनिटी ने सेट करके दिए, मैंने नहीं करा। सैनिटी ने दो वेरिएबल सेट करे हैं, ये कहाँ यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल env का ही डिस्कस किया कि हम सीक्रेट्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, बंद करते हैं .env को और आते हैं असल प्रोग्रामिंग की तरफ। सैनिटी के अंदर अभी तक मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन करी है, तो मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट के प्रोजेक्ट को चलाता हूँ npm run dev। इंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने npm run dev किया। अब मैं जाऊंगा लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000 पे हमारी नेक्स्ट की एप्लीकेशन खुल जाएगी जो कि खाली है। फिर भी तेरे ओके, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। अब मुझे सैनिटी खोलना है, कैसे खोलूंगा? लोकल होस्ट 3000 के बाद मैं लिखूंगा /studio इंटर। अच्छा, ये एरर जो है ना, ये एक्सटेंशंस की वजह से आता है। आप रिफ्रेश करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हमने कुछ किया ही नहीं ना, खाली पेज पे आता है। तो हमारे पास स्टूडियो अल्लाह अल्लाह करके खुल जाए। सेटिंग दे रहा हूँ। खोल लिया पहली दफा खोल लिया ना, इसलिए अपने गाना खुल गया। तो ये स्टूडियो का जो कोड है वो हमारे लोकल होस्ट में सैनिटी ने खुद ही लिख के दे दिया। वो जो सैनिटी का फोल्डर बना हुआ था ना, उसी में लिखा हुआ है। ऐप के अंदर उससे पेजेस भी बनाए होंगे इसके। तो ये देखिए, लॉगिन का पेज भी इसने खुद ही बना दिया। लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब। तो मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ और अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब मैंने सैनिटी को लॉगिन किया तो सैनिटी का डैशबोर्ड खुल गया। बंद करते हैं। अभी क्या है सैनिटी? खाली। खाली सैनिटी है भाई,
खाली। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी चीज़ें नहीं है। जैसे हमारे पास अभी हमने उस वेबसाइट का सैनिटी देखा था, वो तो भाई उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे सर्विसेज वगैरह देखें। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सर्विसेज, ब्लॉग्स का पेज, केस स्टडी का पेज। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसमें मैं होम पेज भी ऐड कर सकता हूँ, अबाउट पेज भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ फिर से, इसको बंद कैसे करता हूँ? एक सेकंड। हाँ, अच्छा, तो इस वाले सैनिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई पहले से हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट डालने के लिए चीजें हैं। सैनिटी के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट, उसके अलावा एंटिटी और डेटा। अभी हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहले मैं आता हूँ अपनी सैनिटी के अंदर। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा सैनिटी खाली है और इस वाले सैनिटी के अंदर पहले से चीजें हैं। तो हमारे सैनिटी में अगर मुझे चीजें लानी है तो मैं क्या करूंगा, कैसा क्या कोड लिखूंगा? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? नो डॉक्यूमेंट टाइप्स, मतलब हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। हेडलेस CMS ये वाला जो है ना, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसमें सैनिटी को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी मैंने कुछ कोड लिखना पड़ेगा, बट वो बहुत आसान है, हम ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर आ गया। अभी जो केस था ना, मुझे क्या बनाना है? मुझे होम पेज का जो हीरो सेक्शन होता है उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है कि हीरो सेक्शन के अंदर जो जो चीजें होती है वो मेरे सैनिटी के अंदर शो हो। तो मैं इससे बोलता हूँ कि भाई हमारे पास क्या बना के दो? स्कीमा, स्कीमा बना के दो। अच्छा, स्कीमा क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इससे जनरेट करेंगे। स्कीमा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेल शीट होती है ना, एक्सेल शीट ये हमारे पास शीट है आप लोगों की। इसके अंदर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर्ड है? कैसे पता स्ट्रक्चर्ड है? तो लाइन से और अच्छा भी दिख रहा है। स्ट्रक्चर्ड ऐसे पता चला कि भाई हमने नेम का कॉलम बनाया हुआ है और उस कॉलम के अंदर सिर्फ नेम 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 सारी चीजें आ रही। आईडी का कॉलम बनाया हुआ है, आईडी के अंदर सारी आईडीज आ रही है, उसके अलावा कुछ और चीज नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम जो भी अपने डेटा को रखते हैं ना, एक स्ट्रक्चर में रखते हैं ताकि उसको रीड करने में आसानी हो। वरना अगर मैं यहाँ से कॉलम ये डालूं, नेम भी हटा दिया, आईडी भी हटा दिया, अब पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीजें लिखी हुई यहाँ पे। अभी तो 2 कॉलम है, लेकिन फिर भी ये तो नाम देख लो तो फिर भी पता चल जाएगा। ये देख के समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है, नंबर्स। तो हमने क्या करना होता है, हम पहले क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा होता है उसका पहले कॉलम बनाना कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स हमारे पास होंगी। इस केस के अंदर हमारे पास नेम है और आईडी। उसके बाद हम उन कॉलम्स के अंदर क्या डालते हैं? डेटा डालते हैं। तो ये पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, तो इस तरह से। तो मैं भी कुछ इस तरह का काम करूंगा सैनिटी के अंदर। तो सैनिटी से पहले ये एक्सेल शीट में कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि भाई एक्सेल शीट से हम रिलेट कर सकें, क्योंकि एक्सेल शीट और ये वाली से तकरीबन सब लोग फेमिलियर होंगे। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, जो होम पेज का हीरो सेक्शन का डेटा है ना, वो सैनिटी में तो छोड़ो, बाद में डालेंगे। पहले मुझे इस एक्सेल शीट में बनाना है, गूगल शीट में बनाना। तो बनाने के लिए आप लोग कैसे बनाओगे? सर नेम आईडी सबसे पहला काम क्या करोगे? हेडिंग सर नेम सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे, नो सर हेडिंग वगैरह लिखोगे सबसे पहले।
सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया, इसका नाम मैं रख लेता हूँ होम पेज। ये डॉक्यूमेंट बनाए बगैर क्या मैं डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब पूरी शीट जो कि फिलहाल खाली है, बट इस शीट को बनाए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पहले मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, इसका नाम हमने रख दिया डॉक्यूमेंट, याद रखना। अच्छा, सैनिटी भी हमसे कंप्लेन कर रहा है कि आपके पास क्या नहीं है, नो डॉक्यूमेंट टाइप, जिसका मतलब ये है कि हमने सैनिटी को बताया ही नहीं है कि भाई होम पेज हमने बनाना है, ये बताना पड़ेगा हमें। लेकिन सैनिटी को बताने से पहले एक्सेल शीट को बना लेते हैं गूगल शीट में। पहला काम हमने डॉक्यूमेंट बनाना, कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। सेकेंड काम आप क्या करते हो, कॉलम बनाते हो कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। तो होम पेज के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स है, एक होगी हेडिंग, ठीक है, एक होगी हेडिंग, एक होगा पैराग्राफ, और एक होगा भाई इमेज। हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज। बाकी यहाँ पे टैगलाइन भी हो सकती है अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ जो है ये टॉप वाले का नाम आप रख लो टैगलाइन, नाम कुछ भी रख सकते हैं। टैगलाइन हो गई, इसका नाम हमने हेडिंग रख लिया, इसका नाम पैराग्राफ कर लिया। और इस बटन का नाम हम रख सकते हैं, बटन के टेक्स्ट का नाम बटन टेक्स्ट। तो इस तरह से मैंने फील्ड्स बनानी होती है हर डेटा के अंदर, ये तो हम गूगल शीट में कर रहे हैं ताकि हम लोग रिलेट कर पाए। अब हेडिंग के अंदर हम हेडिंग डाल देते हैं, यही वाली कॉपी करते हैं, यहाँ पर आता है, हेडिंग के अंदर हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ के अंदर यही पैराग्राफ उठा के डाल देते, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ डाल दिया। इमेज के अंदर यहाँ तो इमेज अपलोड नहीं कर सकते तो इमेज का यूआरएल डाल देते हैं, कोई भी इमेज हम गूगल से उठा सकते हैं और जो है उसका यूआरएल डाल देते हैं। तो अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जो आपको इमेजेस देती है अच्छी क्वालिटी की, तो हम उससे इमेज डाल दें। फिलहाल हम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इमेज यूआरएल यहाँ पे सिर्फ HTTPS लिख देते हैं। अच्छा जी, वापस शेयर करते हैं जी। सैनिटी पे होस्ट होगी क्या चीज, सैनिटी का जो डेटा है ना वो सैनिटी पे जाएगा। जो भी हम सैनिटी के अंदर डेटा डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, वो सैनिटी के पास स्टोर होगा, कंटेंट जितना भी होगा। अच्छा, ये मैं डेटा इंसर्ट कर रहा था, हेडिंग के अंदर हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ डाल दिया, इमेज के अंदर मैं फिलहाल यूआरएल पे जो है सिंपल डेमो इमेज ऐसे रख देता, क्योंकि यहाँ पे ना इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है शीट में, सैनिटी के अंदर होगा तो हम देख लेंगे। बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट क्या है, आर सर्विसेज। तो हम कहीं पे भी डेटा स्टोर करते हैं तो हम क्या क्या चीजें बनाते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो मेन पूरी शीट को हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम जो है फील्ड्स बताते हैं या कॉलम्स बताते हैं। तो आप इसको फील्ड्स, सैनिटी ने जो नाम यूज किया इसके लिए फील्ड्स, तो हम फील्ड्स बता रहे हैं। तो यहाँ मैंने फील्ड्स बता दी, भाई हेडिंग की एक फील्ड होगी, पैराग्राफ की एक फील्ड होगी, इमेज की एक फील्ड होगी और बटन टेक्स्ट की एक फील्ड होगी, 4 फील्ड। फिर उन फील्ड्स के अंदर डेटा क्या होगा वो हम उस फील्ड्स के नीचे बताते हैं। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे याद रखनी है, डॉक्यूमेंट, फील्ड्स, डेटा। डॉक्यूमेंट, फील्ड्स, डेटा।
अच्छा, अब यही काम ये एक्सेल शीट पे समझ आ गया, गूगल शीट के अंदर समझ आ गया। यही काम सैनिटी में करना है, लेकिन सैनिटी में इतना आसान नहीं है। ये जो काम मैंने किया है ये तो मैंने माउस से क्लिक क्लिक करके कर दिया ना। सैनिटी के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप भाई क्लिक करो उस फील्ड का नाम रख दो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट लिखनी होगी, थोड़ी कोडिंग लिखनी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि भाई होम पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट है, 4 फील्ड्स हैं और ये डेटा है, ये जो स्ट्रक्चर हम बताएंगे ये हम बताएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा सैनिटी को मुझे बताना है ना कि भाई मेरे पास कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, ये चीज बताने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, स्कीमा। स्कीमा कैसे लिखते हैं, हम आते हैं यहां पर एसआरसी के अंदर, सैनिटी वाले फोल्डर के अंदर,